पुलिस एक खौफनाक मर्डर सीन पर पहुंचती है। घर के अंदर 3 लाशें हैं, पूरी तरह से खून में लथपथ। पर उस घर के डार्क बेसमेंट में आधी जमीन में गड़ी हुई एक और बॉडी मिलती है। एक जवान खूबसूरत लड़की की बॉडी। उसके शरीर पर एक भी खरोंच नहीं है, एक भी निशान नहीं, जैसे वो अभी भी गहरी नींद में सो रही हो। पुलिस उसे जेन डो नाम देती है, जिसका मतलब है एक अनजान लड़की। पर जब इस लड़की का पोस्टमार्टम शुरू होता है तो जो चीज़ें उसके अंदर से निकलती हैं वो किसी जिंदा या मुर्दा इंसान में हो ही नहीं सकती। स्टोरी शुरू होती है एक अंडरग्राउंड मॉर्चरी से। बाहर एक भयंकर तूफान आने वाला है और अंदर है टॉमी और उसका बेटा ऑस्टिन। दोनों फॉरेंसिक कोरोनर्स हैं, जिनका काम है मुर्दों को काटकर उनकी मौत का कारण पता लगाना। रात का वक्त है, तभी वहाँ का शेरिफ जेन डो की बॉडी लेकर आता है। शेरिफ कहता है, मुझे सुबह तक मौत का रीज़न चाहिए, मीडिया पागल हो रही है। ऑस्टिन अपने बाप के साथ उस बेसमेंट में रुक जाता है और ये उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। जब वो जेन डो को स्टील की टेबल पर लिटाते हैं तो सबसे पहली अजीब चीज़ नोटिस होती है। उसकी आंखें क्लाउडी है, जिसका मतलब है वो कई दिनों से मरी हुई है। पर जब टॉमी उसकी बॉडी को प्रेस करता है तो उसमें से ताज़ा खून निकलता है, जो कि साइंटिफिकली इम्पॉसिबल है। एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में उन्हें और भी शॉकिंग डिटेल्स मिलती है। लड़की की दोनों कलाइयाँ और एंकल्स पूरी तरह से टूटे हुए हैं, अंदर से हड्डियाँ चूर चूर हैं, पर बाहर की स्किन पर एक छोटा सा स्क्रैच या नीला निशान तक नहीं है। किसी ने उसके हाथ पैर बिना स्किन फाड़े कैसे तोड़ दिए। और उसकी कमर एबनॉर्मली पतली थी, जैसे सालों तक उसे किसी टाइट कॉर्सेट में कसकर रखा गया हो। धीरे धीरे मॉर्चरी का माहौल अजीब होने लगता है। रेडियो पर अपने आप एक पुराना क्रीपी गाना बजने लगता है। अब बारी थी बॉडी को अंदर से खोलने की। टॉमी स्कैल्पल उठाता है और जेन डो के चेस्ट पर डीप वाई इंसिजन कट लगाता है। और जैसे ही वो स्किन खोलता है, बॉडी में से बेहिसाब खून बहने लगता है। एक डेड बॉडी जिसका दिल कई दिनों से धड़क नहीं रहा। उसमें से इतने प्रेशर के साथ खून कैसे निकल सकता है? जब टॉमी उसकी रिब्स को काटकर उसके फेफड़े बाहर निकालता है तो वो पूरे काले पड़ चुके थे, जैसे उसे जिंदा जलाया गया हो। पर उसके शरीर पर तो आग का एक निशान भी नहीं था। अचानक टॉमी को लड़की के गले में कुछ अटका हुआ महसूस होता है। वो एक फोर्सेप डालकर उसे बाहर निकालता है। वो एक पुराना कपड़ा था जिस पर कुछ अजीब एंशिएंट सिंबल्स बने हुए थे, और उस कपड़े के अंदर लड़की का अपना ही एक टूटा हुआ दांत था। उसने अपना ही दांत निगल लिया था या किसी ने ज़बरदस्ती उसके गले में ठूंस दिया था। जैसे ही वो उस कपड़े को खोलते हैं, मॉर्चरी की सारी लाइट्स वायलेंटली ब्लिंक करने लगती हैं। रेडियो पर मौसम की अजीब वार्निंग आती है और फिर क्लिक, पूरे बेसमेंट की पावर कट हो जाती है। टॉमी और ऑस्टिन अब उस घुप अंधेरे बेसमेंट में अकेले हैं। उनके साथ टेबल पर एक ऐसी बॉडी है जो किसी इंसान की तो नहीं लग रही। और तब उस घुप अंधेरे में से किसी के चलने की आवाज़ आती है। अंधेरे में एक घंटी बजने की आवाज़ आती है, वही घंटी जो टॉमी ने मुर्दों के पैरों में बांधी थी ताकि पता रहे कि वो सच में मर चुके हैं। ऑस्टिन टॉर्च जलाकर देखता है तो मॉर्चरी के बाकी सारे चैम्बर खाली थे। अंदर रखी लाशें गायब हो चुकी थी। वो दोनों तुरंत दरवाजे की तरफ भागते हैं, पर लिफ्ट काम नहीं कर रही और बाहर जाने का रास्ता पेड़ गिरने से ब्लॉक हो चुका है। अब वो उस अंडरग्राउंड जेल में कैद है और उनके साथ हैं वो जिंदा लाशें। तभी अंधेरे में से कोई टॉमी पर हमला करता है और उसे बुरी तरह घायल कर देता है। उन्हें समझ आ जाता है कि ये सब उस जेन डो की वजह से हो रहा है। वो वापस उस बॉडी के पास आते हैं और उस कपड़े पर बने सिंबल्स को डिकोड करते हैं। सच उनके होश उड़ा देता है। ये बॉडी 17वीं सदी की है, सेलम विच ट्रायल्स के वक्त की। ये कोई चुड़ैल नहीं थी, बल्कि एक मासूम लड़की थी जिसे चुड़ैल समझकर बेदर्दी से टॉर्चर किया गया था। उसकी हड्डियां तोड़ी गईं, फेफड़े जलाए गए और उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दिया गया। पर उस भयंकर टॉर्चर ने एक मासूम को सच में एक खौफनाक शैतान बना दिया। उसकी बॉडी आज भी वो सारा दर्द महसूस कर रही है और जो भी उसे छूता है
वो उसे वही दर्द वापस देती है। टॉमी समझ जाता है कि वो दोनों यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। अपने बेटे को बचाने के लिए टॉमी एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस करता है। वो जैन डो से कहता है, मुझे मार दो पर मेरे बेटे को जाने दो। और फिर टॉमी की बॉडी अपने आप मुड़ने लगती है। उसकी कलाइयाँ और एंकल्स जोरदार आवाज़ के साथ टूट जाते हैं। उसे ऐसा फील होता है जैसे कोई उसे जिंदा जला रहा हो। जैन डो के सारे जख्म अब टॉमी के शरीर पर आ रहे थे। टॉमी तड़प रहा था और ऑस्टिन अपने बाप को इस दर्द में नहीं देख पाता। वो एक स्कैल्पल उठाता है और अपने ही बाप के सीने में उतार देता है ताकि उसे इस तड़प से आज़ादी मिल सके। बाप को मारने के बाद ऑस्टिन बदहवास होकर भागता है। उसे बाहर से पुलिस की आवाज़ सुनाई देती है। वो दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ता है पर वो पुलिस नहीं, सिर्फ एक इल्यूज़न था, जैन डो का माइंड गेम। पीछे हटते हुए ऑस्टिन का बैलेंस बिगड़ता है और वो रेलिंग से नीचे गिरकर अपनी जान गंवा देता है। अगली सुबह पुलिस मॉर्चरी का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आती है। वहाँ खून ही खून है। टॉमी और ऑस्टिन की लाशें पड़ी हैं, पर उस स्टील की टेबल पर जैन डो की बॉडी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में रखी है। उसके अंदर कोई कट नहीं है, कोई निशान नहीं है, जैसे रात में कुछ हुआ ही ना हो। शेरिफ को कुछ समझ नहीं आता। वो बॉडी को एम्बुलेंस में डालकर दूसरी काउंटी भेज देता है और एम्बुलेंस के रेडियो पर वही पुराना क्रीपी गाना फिर से बजने लगता है। जैन डो अब अपने नए शिकार की तरफ निकल पड़ी है। अब सवाल ये है, अगर तुम उस रात ऑस्टिन की जगह होते तो क्या तुम अपने बाप को तड़पने से बचाने के लिए वही करते जो उसने किया, या खुद की जान बचाकर उस मॉर्चरी से भाग जाते? मुझे कमेंट्स में अपना सच बताना। और अगर ऐसी ही डार्क और दिमाग हिला देने वाली साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानियाँ आगे भी सुननी है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कहानी इससे भी भयानक होने वाली है।